नमस्कार दोस्तों। आज हम मनुस्मृति के चौथे भाग का आरंभ करते हैं, जिसमें आज है जो आज 3 दिन तक हम लोग पढ़ाई किए हैं, उसमें का जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष को आज हम लोग जानेंगे कि हमें इन सब जानकारी के बाद क्या हमें निष्कर्ष मिलता है मनुस्मृति के बारे में। उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। हमने अब तक जो मनुस्मृति का पढ़ाई किए, मनुस्मृति का जो जानकारी प्राप्त किए हैं, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह मनुस्मृति का जो छंदोबद्ध मनुस्मृति है वह अत्यंत ही प्राचीन है। उपलब्ध लौकिक भाषा के ग्रंथों से तो यह प्राचीन है ही, कुछ वैदिक ग्रंथों से भी प्राचीन है। आधुनिक मतों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उन पर एक लोकोक्ति धृत होती है, वह मुंडे मुंडे मति भिन्ना। इस कहावत चरितार्थ होती दिखाई पड़ती है। एक एक बात को लेकर लगभग सभी प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत हैं। फिर इन मतों की स्थिरता का कोई भरोसा भी नहीं है। यह मत कब एक हो जाए या यह मत कब तक कायम रहेगा, लागू रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी से यह बदलते जा रहे हैं। फिर भी उनके आधार पर भी यह निष्कर्ष सामने आया है कि यह छंदोबद्ध मनुस्मृति रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से भी प्राचीन है। स्मृतियों को प्राचीन मानने में आधुनिक विद्वानों को शायद यह कारण संकोच अनुभव होता है कि वे पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पहले से ही निर्धारित की गई धारणाओं को मानकर चलते हैं। पाश्चात्य विद्वानों और उनके समर्थक भारतीय विद्वानों ने काल निर्धारण करने के लिए पहले से ही कुछ सीमाएं रेखाएं और उनके पूर्वापर क्रम बना लिए हैं कि अमुक संहिता काल है, अमुक सूत्र काल है, अमुक स्मृति काल है, आदि आदि अनेक प्रकार से। लेकिन यह धारणा समीचीन प्रतीत नहीं होती। सूत्र काल में छंदोबद्ध रचनाएं भी हुई है और छंदोबद्ध रचनाओं के साथ साथ सूत्र ग्रंथों की रचना भी हुई। यह मानना भी ठीक नहीं है कि सूत्र ग्रंथ पूर्ववर्ती रचनाएं हैं और स्मृतियां उनके बाद की। इस बात को स्पष्ट और पुष्टि करने के लिए एक प्रमाण देना पर्याप्त होगा। आधुनिक इतिहासकार सूत्र ग्रंथों का काल 300 से 600 ईसा पूर्व मानते हैं और सबसे प्राचीन स्मृतियां गौतम और वशिष्ठ स्मृति को मानते हैं। इनका काल है 602 ईसा पूर्व। यदि विद्वान यास्ककृत निरुक्तक का काल 800 ईसा पूर्व तक मानते हैं। निरुक्त के तीसरे अध्याय के चौथे में जो दाय भाग से संबंधित मनु का मत दिया गया है वह किसी प्राचीन स्मृति ग्रंथ का वचन है और अनुष्टुप छंद में है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उनके मतानुसार भी 800 ईसा पूर्व से पहले भी स्मृति ग्रंथ थे। जब किसी अन्य स्मृतिकार ने मनु का मत अपनी स्मृति में श्लोकबद्ध किया है तो इसका मतलब है कि उस समय स्मृतियां श्लोकबद्ध रूप में थी। काल की दृष्टि से प्राचीन होने के कारण मनु की स्मृति पहले ही श्लोकबद्ध हो चुकी थी। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार छंदोबद्ध मनुस्मृति के प्राचीन होने की पुष्टि हो जाती है। यहाँ कुछ लोगों को यह शंका होगी कि रामायण को
आदि काव्य माना जाता है और वाल्मीकि को आदि कवि उन्हीं के मुख से प्रथम छंद का उद्भव हुआ था। यह कथन पूर्णतः अयुक्ति युक्त है। ऐसा सोचना इस कारण से भी गलत है कि उससे पूर्व वेदों संहिताओं में रामायण में प्रयुक्त अनुष्ठुप छंद के अनेक मंत्र पहले से ही उपलब्ध हैं, जैसे कि पंचम लघु सर्वत्र, सप्तम द्विचतुर्थयो, षष्ठम गुरु विजानीयात् एतदनुष्टुप लक्षणम। यह अनुष्टुप का लक्षण है। रामायण को आदिकाल कहने से अभिप्राय केवल यही है कि काव्यात्मक शैली में लौकिक साहित्य में वह प्रथम रसमय काव्य है। रामायण की प्रारंभिक भूमिका में मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, जो बालकांड के दूसरे अध्याय के 15वां श्लोक है, इसके प्रसंग में यह भाव नहीं है कि वाल्मीकि यह सोचने लगे कि मेरे मुख से निकला यह वाक्य गद्य रूप है अथवा श्लोक रूप, अपितु वह भाव यह है कि मैंने भावावेश में यह दुर्भावना युक्त अपवाक्य क्यों कह डाला। टीकाकारों ने इस प्रसंग की गलत व्याख्या करके उस रूप में प्रस्तुत किया है। उस प्रसंग में ब्रह्मा के अवतरण की पौराणिक काल्पनिक कथा ने इस व्याख्या को यह दिशा दी है। यह कथा उस प्रसंग में प्रक्षिप्त सिद्ध होता है और रामायण में उद्धृत मनुस्मृति के श्लोकों को देखकर स्वतः ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति रामायण से भी प्राचीन है। मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाधान। इस विश्लेषण के बाद यह प्रश्न उठता है कि मनु स्मृति को प्राचीन सिद्ध करने के इतने आधार उपलब्ध हैं, तो फिर उसे किस कारण से अर्वाचीन माना जा रहा है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि इसके उत्तरदायी आलोचक उतने ही हैं जितने कि मनुस्मृति में प्राप्त होने वाली अर्वाचीन साधक संकेत हैं। यह उन्हीं कारणों पर प्रकाश डालते हुए उनका समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। मनुस्मृति में निम्नलिखित वर्णन इसको प्राचीन मानने में बाध्य पहुंचाते हैं, जिसमें पहला कारण है परवर्ती राजाओं के नाम। मनुस्मृति में मनु से परवर्ती अनेक राजाओं के नाम उदाहरण के रूप में पाए जाते हैं, जैसे वेन, राजा नहुष, विजवन पुत्र सुदास, सुमुख, नेमी, जो कि मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 41वें श्लोक में, मनु, पृथु, कुबेर, विश्वामित्र 7वें अध्याय के 42वें श्लोक, सुदास 8वें अध्याय के 110वां श्लोक, पृथु 9वें अध्याय के 44वां श्लोक, राजा वेन 9वें अध्याय के 66वें श्लोक। दूसरा, परवर्ती स्मृतिकारों या ऋषियों के नाम। मनुस्मृति में प्रसंगानुसार अनेक स्मृतिकारों और ऋषियों के मतों का उल्लेख है। या धर्म सिद्धि में उनके कारण उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे अत्रि, उतथ्य पुत्र गौतम, शौनक, भृगु 6वें अध्याय के 16वें श्लोक, वशिष्ठ 8वें अध्याय के 110, 140, वत्स 8वें अध्याय का 116 श्लोक,
वशिष्ठ, अक्षयमाला, सारंगी, मंदपाल, 9वें अध्याय के 24वें श्लोक। दक्ष प्रजापति द्वारा कश्यप, धर्मराज, सोमराजाओं को कन्यादान, 9वें अध्याय के 128 से 129 श्लोक। अजिगर्त सुनह शेष, 10वें अध्याय के 105वां श्लोक। वामदेव, 10वें अध्याय के 6वां श्लोक। भरद्वाज वृद्धु बढ़ई, 10वें अध्याय के 107वां श्लोक। अब तीसरा कारण है जिसकी वजह से मनुस्मृति को प्राचीन ना मान के अर्वाचीन कहना पड़ता है। वो तीसरा कारण है कि परवर्ती स्थानों के नाम। कुछ ऐसे स्थानों के नाम मनुस्मृति में पाए जाते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से मनु के बाद में स्थापित हुए हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, शूरसेनक प्रदेशों वाला महर्षि देश। पहले अध्याय के 138 श्लोक, दूसरे अध्याय के 19 श्लोक। और इन्हीं देशों के वीरों का युद्ध में स्थान निर्धारण 7वें अध्याय के 193 श्लोक में है। और चौथा कारण है अर्वाचीन पौराणिक मान्यताओं का भी वर्णन। कुछ ऐसी मान्यताएं भी मनुस्मृति में पाई जाती है जो आधुनिक है, अर्थात मनु के कई वर्षों के बीत जाने के बाद का है, जिसमें पहला है गंगा और कुरुक्षेत्र में पाप निवृत्ति के लिए जाना, जो मनु स्मृति के 8वें अध्याय के 92 श्लोक में डला हुआ है। दूसरा है 8 और 12 वर्ष की कन्या का विवाह, जो 9वें अध्याय के 14वें श्लोक है। इन वर्णनों या उल्लेखों के समाधान के प्रसंग में कुछ बातें ऐसी है जो सामान्य रूप से सबके साथ लागू होता है। जैसे पहला कि इस प्रकार के सभी परवर्ती वर्णन समय समय पर किए जाने वाले परिवर्धनों और मान्यताओं को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप किए गए प्रक्षेप हैं। अपने अपने प्रसंगों में ये स्थल परस्पर विरोध, प्रसंग विरोध आदि की दृष्टि से स्पष्टतः बाद में किए गए प्रक्षेप सिद्ध होते हैं। कहीं इनका प्रसंग से तालमेल नहीं है तो कहीं मनु की अन्यत्र वर्णित मान्यता से विरोध है। इस प्रकार इन्हें काल निर्धारण में आधार नहीं माना जा सकता। पीछे कई स्थानों पर विस्तार से स्पष्ट किया गया है कि मनुस्मृति मूलतः मनु के प्रवचन है और बाद में इन्हें संकलित किया गया है। सही संकलन वही माना जाएगा जो वक्ता के ही भावों को प्रदर्शित करे। इस प्रकार शैली से यह बात स्पष्ट होती है कि मनु के प्रवचनों में मनु से परवर्ती व्यक्तियों का समकालीन पीढ़ी है उनको छोड़ करके उल्लेख संभव नहीं है। फिर भी मिलता है तो इसका अभिप्राय है कि ये स्थल बाद में किसी ने मिलाए हैं। दूसरा कि इन वर्णनों के आधार पर यह नहीं मानना चाहिए कि यह परिवर्ती काल में किया गया संकलन है या पुनः संस्करण है, अपितु मौलिक रूप को आद्य रूप मानते हुए इन्हें परवर्ती प्रक्षेप मानना चाहिए। तीसरा कारण है कि उपर्युक्त स्थल अन्य मानदंडों के आधार पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं। इन संबंध में विस्तृत विवेचन भाष्य में यथास्थान द्रष्टव्य है। जब इसे हम मनुस्मृति को आगे पढ़ते जाएंगे, जब इसके मूल अध्यायों को, श्लोकों को, तो इसमें यह हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि यह कौन से श्लोक जो है
इसमें प्रक्षिप्त किए हुए हैं, कौन से श्लोक पहले से मनु जी द्वारा कहे गए हैं। यहाँ इनकी प्रक्षिप्तता को सिद्ध करने वाले कालक्रम संबंधी तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पहला कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त वंशावलियों के अनुसार मनु या स्वयंभू मनु का ब्रह्मा के बाद की पीढ़ी में उसके पुत्र या शिष्य के रूप में वर्णन आता है। इनको सृष्टि में सर्वप्रथम राजा माना गया है। इस प्रकार अन्य राजा और ऋषि स्वतः मनु से परवर्ती सिद्ध होते हैं। कुछ राजाओं और ऋषियों की वंशावली अत्यंत स्पष्ट उपलब्ध है। उससे यह कथन और अधिक पुष्ट हो जाता है, इन राजाओं में नहुष नेमि या निमि मनु विवस्वान का, पृथु अनरण्य का, नहुष अम्बरीश का, निमि इक्ष्वाकु का पुत्र था। जो वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 70, 20, 24, 42, 71 इस श्लोकों में दिया हुआ है। सुमुख का निश्चय विवरण अज्ञात है। इस प्रकार से मनु से बहुत पीढ़ी पीछे हुए हैं। ये सब मनु के बहुत सारे पीढ़ियों के बाद में आए हुए हैं। उन सबका नाम मनुस्मृति में डला हुआ है। इस वजह से भी इसे प्राचीन न कह के लोग अर्वाचीन मानते हैं। दूसरी कारण है कि ऋषियों के नाम विद्या वंश के आधार पर अनेक कालों में उसी एक एक नाम से मिलते हैं। अतः यह कहना कठिन है कि इन प्रसंगों में गृहीत वशिष्ठ, भरद्वाज, वामदेव आदि कौन से काल के ऋषि अभिप्रेत हैं माने जाते हैं या कौन से काल के ऋषि हैं। किंतु फिर भी इन नामों वाले सर्वप्रथम पाए जाने वाले व्यक्ति भी मनु से परवर्ती है। किंतु इन नामों का जो है किंतु यह जो नाम के ऋषि हैं वो मनु के कई पीढ़ियों के बाद में प्राप्त होता है या कई पीढ़ियों के बाद में आए हुए हैं। किंतु फिर भी इन नामों वाले सर्वप्रथम पाए जाने वाले व्यक्ति भी मनु से परवर्ती है। वशिष्ठ, भृगु, अत्रि मनु के ही शिष्य होने से परिवर्ती है। अजिगर्त भृगुकुल में उत्पन्न ब्राह्मण है और उसी का पुत्र शुनशैप है। यह राजा हरिश्चंद्र के समय का है। इसकी जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण के 7वां अध्याय के 15 से 57 श्लोक में है। कश्यप मरीचि के पुत्र थे। इसकी जानकारी वाल्मीकि रामायण के 71वें अध्याय के 19 से 20 श्लोक में है। ये मनु की तीसरी पीढ़ी में है। तीसरा कारण है कि कुरुक्षेत्र आदि स्थानों का नामकरण तो मनु से बहुत अधिक परवर्ती है। अर्थात मनु के जन्म के बहुत समय बाद ये नाम कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। यह नामकरण महाभारत से कुछ पूर्व का है और कौरवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पर प्रचलित वंश के आधार पर रखा गया है। कुरु राजा वैवस्वत मनु की पुत्री ईला के वंश में अनेक पीढ़ियों के बाद आया, जिसकी जानकारी हमें महाभारत के अरण्य कांड के 59वें अध्याय के 43वें श्लोक में पता चलता है। इस प्रकार अन्य प्रदेशों का नामकरण भी परवर्ती है। इस प्रकार मनु के प्रवचनों में अत्यधिक परवर्ती स्थानों का उल्लेख संभव नहीं हो सकता। उक्त दोनों श्लोक मनुस्मृति में प्रसंग विरोध भी हैं। चौथा कारण है कि इसी तथ्य के आधार पर कुरुक्षेत्र जाने की मान्यता के वर्णन का समाधान भी हो जाता है। कुरुक्षेत्र राजा कुरु द्वारा बसाया गया था, जो मनु से शताधिक
पीढ़ी बाद में हुआ है। जब मनु के समय कुरुक्षेत्र नहीं था तो वहां जाने का वर्णन करना संभव नहीं, अतः यह भी परवर्ती प्रक्षेप है। जो मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 94 में बाल विवाह का वर्णन मनु की पूर्व वर्णित विवाह विषयक की जो श्लोक हैं वह 3 अध्याय के 4वें में है। तो यह प्रसंग विरोध के रूप में यह श्लोक है। यही स्थिति अन्य अर्वाचीन वर्णनों की समझनी चाहिए। 5वां कारण है कि मनुस्मृति में विभिन्न जातियों का नाम है। उस कारण से भी मनुस्मृति को लोग अर्वाचीन समझते हैं, प्राचीन नहीं है कहते हैं। तो कुछ लोगों का कथन है कि मनुस्मृति में यवन, वाल्हीक, कंबोज, चीन आदि जातियों का उल्लेख है। यवन, कंबोज, गांधार लोगों का विवरण प्रियदर्शी अशोक के 5वें शिलालेख में भी आता है। अतः मनु 3री शताब्दी ईसा पूर्व हो सकती है, ये लोगों का कहना है। मनुस्मृति में इन जातियों का उल्लेख 10वें अध्याय के 43 से 44 श्लोक में आता है। 10वें अध्याय में जन्माधारित वर्ण संकरों का संपूर्ण प्रसंग परवर्ती प्रक्षेप है, अर्थात 10वें अध्याय के जो वर्ण संकर संतान के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी हुई है, जो श्लोक डाला हुआ है, उसे बाहर से मिलाया गया है। यह मनु के मत के विरुद्ध है। यह मनु की शैली और कर्माधारित पूर्व वर्णित मान्यता के विरोध है और प्रकरण विरुद्ध भी है। मनु ने 4 वर्णों की व्यवस्था दी है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 5वां कोई वर्ण नहीं है, जो पहले अध्याय के 31वें श्लोक, 87 से लेकर 91 श्लोक, 10वें अध्याय के 4था श्लोक, वे इन्हीं वर्णों के धर्मों का विधान कर रहे हैं, जो पहले अध्याय के 2 श्लोक में है। इस प्रकार इन जातियों के मौलिक उल्लेख का मनुस्मृति में कोई प्रसंग ही उपलब्ध नहीं होता। जब मनु के समय में और उसके मतानुसार 4 वर्णों को छोड़कर कोई जाति उपजाति नहीं है, तो उस काल में इन जातियों के अस्तित्व का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उपर्युक्त दोनों श्लोकों में तो इन जातियों के शूद्र होने के कारण बताए हैं और भूतकाल का वर्णन है। इन वर्णन पद्धति से ही स्पष्ट है कि यह चतुर्वर्ण व्यवस्था के लागू होने और फिर उसमें विकार आने के बाद की स्थिति का वर्णन है। इस प्रकार से ये श्लोक मनुकालीन नहीं है। मनुस्मृति पूर्ण रूप से वेदों के मान्यताओं को प्रदर्शित करता है। वेदों के मान्यता के अनुसार से मनु ने सारी जानकारी उन ऋषियों को दी है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यह मनुस्मृति बहुत पुराना है, जो कई युगों से चलते आ रहे हैं। इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि मनुस्मृति में कितना मिलावट किया गया है, किस किस समय में मिलावट हुआ है। इसमें मान्यताओं के अनुसार चतुर्वर्ण के नष्ट हो जाने के बाद लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां आई, अनेक प्रकार की मान्यताएं, और उसी मान्यताओं को मनुस्मृति में डाल करके उस मान्यता को पुष्ट करते हुए समाज में फैलाते गए, जिससे समाज भ्रष्ट होती गई और अनेक प्रकार की कुरीतियां उत्पन्न होती गई। यही कारण है कि आज लोग मनुस्मृति में जो प्रक्षिप्त डला हुआ है उसको आज भी उचित मानते हैं या मनु द्वारा लिखित मानते हैं और मान करके मनुस्मृति का तिरस्कार करते हैं, जबकि इस तरह से कुछ नहीं है। मनुस्मृति एक वेद तुल्य ग्रंथ है
जो वेदों के बाद में दूसरे क्रम में आता है। इस तरह से यह ग्रंथ जो है बहुत ही उपयोगी है सभी वर्णों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए। इसका अध्ययन करना, इसका पाठन करना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है, ताकि लोग ये समझ सके कि हमें जीवन किस तरह से जीना है, किस प्रकार से हमारी जीवन शैली हो, खान पान किस प्रकार से हो। ये सारी जानकारी हमें मनुस्मृति में मिलती है। तो हम आगे इसको अध्ययन करते जाएंगे तो इन सब चीज़ के बारे में हमें स्पष्ट रूप से पता चलते जाएगा। अभी तक तो हम यह समझ गए कि मनुस्मृति प्राचीन है, प्राचीन से भी प्राचीन है। स्मृति ये सब है, उससे भी प्राचीन मनुस्मृति है। तो इस तरह से आप लोग समझ चुके होंगे मनुस्मृति के बारे में। अब हम अगले वीडियो में यह देखेंगे कि मनुस्मृति में इतर धर्म स्मृतियों का उल्लेख है। मनुस्मृति और उसकी भाषा क्या है, इन सब के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो कृपया सभी दोस्तों से हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और यह वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, ताकि लोग यह समझ सके कि मनुस्मृति कितना उपयोगी है, मनुस्मृति में जो त्रुटियां हैं वो किस प्रकार से डाली गई हुई हैं। और हम इसको मान्यता ग्रंथों के आधार पर भी मान्यता हम इसमें देखे हैं कि कब से मनुस्मृति का उपयोग हमारे आज के ग्रंथों में हुआ है, जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये सब जो भ्रांति इसमें डली हुई है, लोगों की मान्यता है, वो दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।